अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। एक में मैंने आपको अदलिया के जजेस की तरीक़ाकार जो आप लोगों का बड़ा कंसर्न है कि मेरिट पे तकर्रियाँ होनी चाहिए, और दूसरा जो हिस्सा है वो इमदाद हुसैन शहजाद साहब के साथ हम एक दोनों को आप देखेंगे। कोशिश करूंगा इख्तिसार से बात हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट में आला अदलिया की जजिया इम्तहान और इंटरव्यू से करने की अपील खारिज कर दी लाहौर हाई कोर्ट ने। इम्तहान और इंटरव्यू के जरिए जजेस की तकर्री आइन में नहीं है। अब जो असल बात है वो भी आपके साथ जब मैं पढ़ूंगा आर्टिकल 193 आपको समझ आ जाएगा। आइन में आर्टिकल 175A के आला अदलिया के जजेस की तकर्रियों का बाकायदा तरीक़ाकार फराहम करता है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील में यह तहरीरी फैसला जारी किया है। 18वीं आइनी तरमीम में आला अदलिया में जजेस तकर्रियों के लिए तरीक़ाकार आइन के आर्टिकल 175A में दिया गया है। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान और पार्लियामानी कमेटी ने आइन के आर्टिकल 175 में मौजूदा शराइत पर को तैयार किया है। और अब जो लफ्ज़ आपके सामने है मैंने आपके सामने उस वक्त भी रखे थे कि हमने आर्टिकल 193 में जजेस की तकर्रियों का तरीक़ाकार है, और हाई कोर्ट के जज के लिए दो कंडीशनें हैं। 10 साल वकालत का तजर्बा या शहीन जज होना चाहिए। आर्टिकल 62 और 63 का मैं बार बार कह चुका हूं कि वो जो पैरामीटर 62 और 63 में दिए हुए हैं ना, दोहरी शहरियत, सजा याफ्ता ना हो, टैक्स गुजार हो, डिफॉल्टर ना हो, यहां सारे चल जाते हैं। वो एक अलग बात है, अंदर खाने आप जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन राइडर जो आइन पाकिस्तान ने 62-63 में लगाए आइन के आर्टिकल 193 में होने चाहिए, जो नहीं है। इसी वजह से जजेस की वो क्वालिटी और वो म्यार नहीं आ पा रहा जो आप तकर्रुर करते हैं, जो आप समझते हैं। ये कोई तकरीबन 8 सफ़ों का फैसला है, और 193 के हवाले से जिक्र किया, 175A आर्टिकल जिक्र किया। जो असल बात आपके सामने जिक्र करनी है कि जजेस नॉमिनेशन का तरीक़ाकार जो दिया हुआ है वो सफ़ा नंबर 6 के अंदर दिया हुआ है, और वहाँ बात की है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं 2010 के, जो 175A के तहत है, और रूल 3 जो है उसका क्या प्रोवाइड करता है। अब हर एक एक्चुअल वैकेंसी जज के लिए सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ शरीयत कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान shall initiate nomination and commission for appointment of against vacancy। ये हाई कोर्ट और बाकी की बात हो रही है। For each anticipated or actual vacancy of judge in federal or judge in a high court, the chief justice of the respective court shall initiate and nomination of the appointment against such vacancy to the chairman for convening meeting of the commission। चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया है, वो नाम ले, वो लिख के वो इंटरव्यू करते हैं, CV मंगवाते हैं, पसंद और नापसंद अपनी मर्जी से ये सिस्टम चल रहा होता है। अब आपके सामने जो कुछ भी है, रूल 5 का आगे जिक्र किया है कि जो प्रोसीडिंग के सामने कमीशन होंगी, जो कमीशन के सामने जो प्रोसीडिंग होंगी रूल के तहत, और वो रिकॉर्ड मंगवा सकता है किसी से भी काम करने के हवाले से, और बात इसके अलावा और कुछ नहीं है कि सारी कैमरा के अंदर प्रोसीडिंग होनी है। तो रूल 3(2) को कहा कि आइन के मुतसादम है, उन्होंने कह दिया आर्टिकल 8 के मुतसादम बिल्कुल नहीं है। 175A के तहत तकर्रियाँ दी गई हैं, उसी के तहत तकर्रियाँ होनी है, और जजेस उसी के मुताबिक तकर्र हो रहे हैं। अब फैसला हम आपकी पार्लियामेंट को करना है। 175 में तब्दीली करें आकर, या सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों और 62-63 का जो म्यार है वो लगाएं जजेस के लिए भी। हमारी अदालतें नहीं हो सकती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ ना तब्दील करें, बाकी तो काम ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ये सारा कुछ करना है, ये पार्लियामेंट ने करना है। आप लोग उठें, आप लोग बात करें कि मेरिट आए तो तब मेरिट आ सकेगा। आप तक ये सारी चीज़ मैंने रख दी है। और अब बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से। ख़ास तौर पर एहसन इकबाल ने जो बयान दिया है वो काबिल माफ़ी नहीं है, और उसकी सज़ा है पार्टी से निकालना और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का। जितनी मर्जी कोई नवाज़ शरीफ ने, वैसे तो लीडर हैं कोई नहीं, शहबाज शरीफ उनके सदर हैं, उन्होंने ये बात करनी है। इसके लिए हमने राब्ता किया है जनाब इमदाद हुसैन शहजाद साहब के साथ। अभी गुफ्तगू उनसे करते हैं।
जी, इमदाद हुसैन शहजाद साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी जो जान है पाकिस्तान की, हम समझ रहे हैं आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है। आज को मैं एक अलहदा आपको अलहदा रूप में देखना चाहता हूँ। आसन इकबाल उर्फ अरस्तु अरिस्टोटल, बड़ी उसने कहा कि आप लोगों को पाकिस्तान की सियासत का पता ही कोई नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है आप लोगों को। ये क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अज़र सदीक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से अपने नाज़रीन के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, और नाज़रीन भी वही प्यार, वही मोहब्बत देते हैं। और आपको पता है कि जो हमारा प्रोग्राम है, इसके जो मोस्टली व्यूज़ आते हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के होते हैं। अच्छा, ये जो आप मुझे इस बात पे बड़ा सख्त इतराज़ है कि हम लोग जो है ना, अरस्तू जैसी एक अज़ीम शख्सियत के साथ एक लंडे का जो बंदा है ना, लंडे का अरस्तू, जिसको अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है एक पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के लीडर हैं, जिन्होंने कौमी असेंबली के फ्लोर पे जो पाकिस्तान की कानून साज असेंबली है, उस पर खड़े होकर उसको कागजी लीडर करार दिया। अच्छा, कागजी लीडर के बारे में आप मुझे सवाल तो बहुत संजीदा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दास्तानें होती हैं, तो मैं फिर उससे यहाँ से शुरू करता हूँ। आप मुझे बताएं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। एहसन इकबाल साहब जो हैं, एहसन इकबाल साहब इस बात पे शर्म महसूस करते हैं, उनका अगर आप विकिपीडिया देख लें कि उनके वालिद साहब का नाम भी उनके साथ लिखा जाए। और आपको पता है, मैंने ये तहरीक दिलाई थी कि इनके वालिद साहब का नाम पूछा जाए, क्योंकि आमतौर पर लोगों को आपा निसार फातिमा का नाम पता है, जिनके ये साहबजादे हैं। और आपा निसार फातिमा भी किस तरीके से पॉलिटिक्स में आई, वो कौन से कर्नल साहब थे जो इनके मामू थे, और वो ज़ियाउल हक के बैचमेट थे, और उन्होंने उनको पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया, और बाद में जमात इस्लामी ने उनको ओन कर दिया। जमात इस्लामी को तो ऐसी शख्सियात की जरूरत होती है। तो उसके बाद ये एहसन इकबाल साहब पैदा हुए। अच्छा, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहां का ये जिक्र नहीं करते। अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी का विकिपीडिया पे लगा रखा है। और जब मैंने ये सवाल उठाया कि इनके वालिद साहब क्या काम करते थे, कौन थे, और आपा निसार फातिमा का नाम ही इनकी वर्दियत के खाने में क्यों मशहूर है, तो इन्होंने ये फौरी तौर पर विकिपीडिया, आज से 2-3 साल पहले की बात है, उसको इन्होंने अपग्रेड करवाया, और वहां पर इन्होंने अपने वालिद साहब का नाम लिख दिया। अब अच्छा, उसके बाद इनके जो चमचे कटचे हैं, जो नारोवाल से तल्लक रखते हैं, सहाफी भी हैं उनमें, उन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि जी इनके वालिद साहब एक, ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की है। तो जनाब, मैं आपको ये इतला दे रहा हूँ कि इनके चमचे कटचों के मुताबिक इनके वालिद साहब बजाते खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे, और वो रियाद में रहते थे, और उनके और वो जन्नतुल बकी में दफन है, और वो पाकिस्तान आए ही नहीं अपनी तमाम तर मुलाजमत के दौरान। और जिस वक्त तक भी आपा निसार फातिमा जो है वो सियासत में नहीं, वो पाकिस्तान ही नहीं आए। तो जब इनके अपने वालिद साहब ओवरसीज पाकिस्तानी थे, तो कम अज कम इनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में ये ऐसे रिमार्क दे रहे हैं। जनाबे अली, पाकिस्तान में किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए, जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, कर्ज उतारो, इन्होंने फ्रॉडियों ने जो मुहिम चलाई थी, कर्ज उतारो मुहिम, क्या था वो जो मुल्क सवारो, उसमें जो पैसा खाया ओवरसीज पाकिस्तानियों का खाया। इनको डूब के मर जाना चाहिए, इनको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। ये कहते हैं पाकिस्तान की ओवरसीज कम्युनिटी जो है, उसको पाकिस्तान के जो जमीनी हकायक है उनका नहीं पता, हमें नारावाल के हकायक का भी पता है। आपने कहाँ कहाँ बिजली चोरी की, आपने कहाँ कहाँ करप्शन की, आपने कहाँ से माल बनाया, एहसन इकबाल साहब, हमें सब पता है। आप कागजी जो है लीडर हैं, आप कागजी लीडर रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के दुखों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइब हैं, मसाइल हैं, उनको मत छेड़े। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों की एक दास्तान है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दी है। अपने बच्चों को यहाँ तालीम दिलवाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान कहते हैं जाके उसकी खिदमत करो, पाकिस्तान ज़र मुबादला भेजते हैं, और आप कहते हैं पाकिस्तान की ओवर। ये कौन लोग हैं? अच्छा, फिर ये पता है क्यों कह रहे हैं? मैं आपको ये भी बता दूं, इनको पता है कि इनके लीडर के भी 2 बेटे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और उनको वाकई जमीनी हकायक का नहीं पता। उनको तो लूट मार के अलावा कुछ नहीं पता। उनको ये पता है कि हमारा दादा जाती उम्रा से आया था, रायविंड आके महल बनाया, और उसके बाद ये लंदन। उनको नहीं पता, उनको ये पता है काजी फैमिली के घर के ड्रेस पे पैसे कैसे मनी लॉन्डर करने हैं। उनको ये पता है कि अपने जो है वो जो चाचे का बेटा सलमान, उसको भगाकर कैसे यहाँ लेकर आना है। उनको ये पता है कि अपनी वालदा साहबा मरहुमा को पाकिस्तान की कौमी असेंबली, ये भी एक जुर्म है ना जी, सियासी जुर्म, कि एक औरत को उन्होंने कौमी असेंबली का मेंबर बनाया जो अजलास ही अटेंड नहीं करती। उनको ये पता है कि उनको ये जमीनी हकायक पता है कि कौन से जस्टिस की बेटी को, भाई को, दामाद को टिकटें देनी है, और
और वो जाके अमेरिका में जाके मौजे करें और कौमी असेंबली के मेंबर की मराद भी हासिल करें, उनको वाकई जमीनी हकायक का नहीं पता, डब्लू बबलू जिनको कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको तमाम पाकिस्तान की जमीनी हकायक का पता है और आपकी लूट मार का भी पता है, आपके करप्शन का भी पता है। आप ये बिल्कुल बिल्कुल ये बात ना करें, वरना अगर ओवरसीज पाकिस्तानी की जुबानें खुल गई तो मेरे जैसे नाचीज सहाफी भी जो है वो आपके जो है ना तमाम जो आपके राज हैं उन पर से पर्दा उठा देंगे, फिर आपको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी दो और भी तो हैं, एक वो नासिर भट्ट साहब और दूसरे इमरान सईद साहब, और ये कहाँ गायब हो गए हैं? ये भी तो ओवरसीज पाकिस्तान। नासिर भट्ट साहब को आज तलब किया गया था मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में, तलब किया गया था, समन कहते हैं ना अब आप उसको कानूनी जुबान में। अच्छा, वो समन करने के बाद उन्होंने मियां साहब ने उनकी खासी बाजपुर्स की है और उनको ये कहा गया है कि वो जो शख्स है जो इमरान है, ये जिसके साथ उनका लेन देन का कोई तनाजा है, उसको भी खत्म करें और ये सारा ड्रामा जो है ये बंद करें। और आइंदा जो है ना मियां नवाज जी के दफ्तर के बाद, अच्छा वो गायब है कई दिनों से ना, उनको पता है ना कि अब मैं जाऊंगा मियां साहब के सामने होगा, मियां साहब पूछेंगे नासिर भट्ट साहब, वो भट्ट साहब एक ही कीता जे, भट्ट साहब एक ही ड्रामा बनाया जे, तो दसना पड़ेगा कि ड्रामा। वो पूछेंगे, मियां साहब तो पूछ लेंगे, यकीनन पूछ लेंगे, मैं मियां साहब को जानता हूँ, वो पूछ लेंगे ओ जनाब भट्ट साहब वो इमरान कौन है जिसे पैसे देने जे। अच्छा, उनको अपने पैसे देने का नहीं पता, उनको लोगों के पैसे देने का बहुत पता है, वो पूछेंगे। तो ये उनके सामने नहीं जा रहे थे। आज फिर इनको मेरे जराये ने बताया प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आज इनको वहां तलब किया गया है और तलब करके इनकी डांट डपट की गई है कि आइंदा ऐसी हरकतें मत करें, कहीं ऐसा ना हो कि बबलू या डब्लू जिनको पाकिस्तान के जमीनी कायका नहीं पता वो अंदर हो जाए और पुलिस उनको पकड़ के ले जाए और बाद में पता चले तो मामला आपका था, बच्चे हमारे पकड़े गए। तो इस बात पे इनकी खासी डांट डपट की गई है। अब आपको जरा नासिर भट्ट कुछ दिन तक ये नौसरबाजियां करते हुए और इधर उधर करते हुए नजर नहीं आएंगे। अच्छा, एक और आपको जो आपने नाम दिया इमरान सईद, इमरान सईद कौन है जी? इमरान सईद एक नाई है, हजाम, हजाम की दुकान है उसकी। अच्छा, दोस्तों ने कहा आप पेशों की बात ना किया। अच्छा, हम पेशों की बात नहीं करते जनाब, लेकिन जो काम ये करते हैं, जो इनके काम हैं और उस काम के ऊपर उन्होंने एक और लबादा ओढ़ा हुआ है, हम उन लोगों को जो वाकयातन इन पेशों से मुंसलिक हैं और जेन्युइन लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर ब्लैक शीप्स कौन सी हैं, काली भेड़ें कौन सी हैं। इसलिए हम इसमें बात, इमरान सईद की यहाँ जो है ना जी हुज्जाम की दुकानें हैं और ये वो शख्स है कि जो अपने सगे भांजे को बैरून मुल्क मंगवाने के लिए पैसे खा चुका है। इसका जो सगा भांजा है वहां पे मामू का बेटा, सॉरी मामू का बेटा जो है लाहौर में नजर आता है नवाज शरीफ की गाड़ियों का, ये वही तो नहीं है जी? ये वही शख्स है जो पिछले दिनों आप देख रहे थे मियां, आपने एक पाकिस्तान के एंकर हैं इमरान रियाज साहब, उनके प्रोग्राम में भी देखा था कि ये गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं। ये मैंने कल लफ्ज इस्तेमाल किया था ना जी, ये अबद शेर अली, अच्छा ये क्या उसको कहते हैं इमरान सईद, ये नसर, ये मालशिए हैं, पालशिए। अच्छा, कल आपको अपने प्रोग्राम में एक और पालशिए के बारे में, एक स्मगलर के बारे में बताएंगे जो कुराकुटी टोपी पहन के तो मियां नवाज जी के साथ दाढ़ी वाले साहब एक खड़े होते हैं लंबे से, आपने देखे होंगे अक्सर तस्वीरों में, वो स्मगलर हैं। अच्छा, उनके बारे में मैं आपको अभी से ये बता दूं कि मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि उनके जो नाना थे वो नेपाल से पाकिस्तान बनने से पहले अफ्यूम का रेट निकाला करते थे। अच्छा, अब वो स्मगलर हैं और आजकल मियां नवाज शरीफ के दाएं और बाएं पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में तफसीलात हम कल करेंगे। मुझे बताइएगा इमरान सईद ने भी यहाँ जो बंदे जो ओवरसीज के नाम पर पाले हुए हैं वो कौन कौन है, जरा मुझे उनके बताएं जरा। इमरान सईद तो खुद असल में पालतू आदमी है। इमरान सईद ने क्या बेचारे ने बंदे असल में इमरान सईद के बारे में ना एक चैनल 4 ने, जो यहाँ का एक मोतबर चैनल है, उन्होंने एक इसकी ना स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें इन्होंने जो है वो जेली स्टूडेंट्स के नाम पे, यानी कॉलेजेस के नाम पे, जेली स्टूडेंट्स के नाम पे फंडिंग जो गवर्नमेंट देती है स्टूडेंट्स को, उस पे जेली तालिब इल्म जाहिर करके, उनकी हाजिरियां जेली जाहिर करके, उनकी असाइनमेंट्स जेली जाहिर करके इन्होंने लाखों पाउंड कमाए। उस पे इन्होंने जो है ना बीबीसी चैनल 4 ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने कस्टमर बनकर इनसे राब्ता किया और इन्होंने उनको कहा कोई नहीं, मैं पास करा देंगा और दाखिला भी करा देंगा और 20,000 पाउंड भी, उसमें से ये फिर वो जेली बनाते थे अकाउंट और उसके में से पैसा खा जाते थे। वो केस अदालत में जेर समात है। अच्छा, हम तो परेशान हो गए थे, कई दिनों से उसको देख नहीं रहे थे। हमने राब्ता किया कि हमें कुछ दोस्तों ने बताया था अंदर होने वाला है, तो हमने कहा यार वो कहीं अंदर ही तो नहीं हो गया, वो आजकल गाड़ियां कुछ जेल के किसी सुप्रीडेंट के नहीं खोल रहा, दरवाजे खोल रहा आगे पीछे, वो कोई ऐसा कोई वहां किसी मुलजम के खोल रहा हो, किसी बासर मुलजम के। पाकिस्तान में होते हैं ना बासर टोरी होते हैं, जो टोरी जेलों में टोरी होते हैं, जो तो टोरियों की दरवाजे खोल रहा हो या टोरियों के बूट पॉलिश कर रहा हो। लेकिन इतना मिले कि अभी तक केस जो है वो उसका फैसला नहीं हुआ
लेकिन केस जो है वो मुकम्मल तौर पर, क्योंकि चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्री है, मुकम्मल तौर पर वो सामने और वाजे और ये अंदर होगा। लेकिन वो अचानक मियां साहब हमने जब प्रोग्राम शुरू किया ना, आपको इस बात का क्रेडिट जाता है, आपको इस बात का क्रेडिट जाता है कि आपने और हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किए और ये निशानदेही शुरू की कि आपके इर्द गिर्द, अच्छा ये भी हमने इन पे एहसान किया है कि हमने ये निशानदेही शुरू की है कि आपके इर्द गिर्द चोर, डाकू, लुटेरे, मालचिए, पालचिए, ये सारे आपके इर्द गिर्द खड़े हैं मियां साहब। और मियां साहब जो पहले तो जाहिर है इनको अपना वो इनके क्रेडिट कार्डों पे मौजे कर रहे थे, और वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर हैं उनके क्रेडिट कार्डों पे सौदे आ रहे थे, वो अंजुम चौधरी के घर शॉपिंग लेकर वो ट्रॉलियां लेकर जा रहे थे वो घरों में। तो अब उनको भी थोड़ा एहसास हुआ कि तो मीडिया पे आना शुरू हो गया, तो अब मैं जरा अपने चोरों को, डाकू जो लुटेरे हैं उनको जरा छांटी करूं, डांट डपट करूं। तो अब उन्होंने इमरान सईद को भी डांटा और इमरान सईद का भी आना। अच्छा, एक और इनके साथ एक डाकू होता है, एक और चोर होता है जो सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचाता है, उसके बारे में हमें पता चला जेली सिक्योरिटी लाइसेंस के ऊपर नौकरी करता है। उसके बाद किसी और के नाम का जेली सिक्योरिटी लाइसेंस है, उसमें बात करेंगे और आपको बताएंगे। अच्छा, आज एक और भी आपको डेवलपमेंट देता जाऊं। आज इन्होंने अपने चंद जो पसंदीदा साथी हैं उनको तलब किया। नासिर भट्ट को भी तलब, आज तलबियों का दिन था। आज जो है वो क्या कहते हैं, वो हाजिरियां वादे लग रही थी, वो जो अदालती एहलकार होता है वादे लगाता है हाजिर हो, आज ये हाजिर हो रहे थे सारे। इन्होंने वो जर्नलिस्टों को भी किया था, और जर्नलिस्ट अक्सर उनमें से 2-3 जर्नलिस्ट जो है वो बेरोजगार हो चुके, उनके टीवी चैनल उनको निकाल दिया हुआ है, और वो आके वो यही कहते हैं मियां साहब आपको सोशल मीडिया पे। तो उनमें से एक जो जर्नलिस्ट हैं उनका ताल्लुक रावलपिंडी के एक नवाही शहर से है, टेक्सला के करीब, पता नहीं क्या दूसरा शहर है, वहां से है, और वो एक बड़े टीवी चैनल के नुमाइंदे थे, आजकल नौकरी से फारिग है। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि हजूर मुझे अपने मीडिया सेल में रख लें। तो उनको ये जवाब मिला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हंसी और कहने वाला जवाब है। उन्होंने कहा ये आप जो कैंपिंग करते हैं ना, कैंपिंग, ये जो आउटसाइड कैंपिंग मीडिया सेल, ये मैंने जिंदगी में पहला मीडिया सेल देखा है जो सड़क के ऊपर कायम है जी। और मियां साहब गाड़ी से उतरे दुनिया का पहला मीडिया सेल दुनिया में। आपने अजहर सदीक साहब मीडिया लॉबिंग सुनी होगी अमेरिका में, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ मीडिया लॉबिंग होती है। बड़े बड़े ये अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं अमेरिका में, बड़ी लॉबिंग होती है। दुनिया का पहला मीडिया सेल मैंने देखा है जो सड़क के ऊपर कायम है, और वो भी सड़क के दूसरी तरफ, यानी एक तरफ इनका दफ्तर है, दरमियान में सड़क है। वो इतनी इजाजत नहीं है कि दफ्तर की सीढ़ी के पास आकर वो रिपोर्टिंग कर। अच्छा देखिए, आपने देखा होगा वीडियो में, मैं बात खत्म करूंगा जल्दी, आपने हुक्म फरमाया था, लेकिन वो बातें ऐसी होती हैं। अच्छा, मियां साहब ऊपर खड़े हैं, ठीक है जी, सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं, और वो बेचारे मीडिया वाले नीचे खड़े हैं। अच्छा, वो नीचे से पूछ रहे हैं मियां साहब अब तुसी ठीक हो, ਤੁਹਾਡੀ जायदाद ਤੇ कब्जा हो गया जी, हुकूमत ने कर लिया, और प्राइवेट तुसी की कहंदे हो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ मेरिया खबरें ट्वीट कर दो। फिर मैं कहा हाँ जी करने हैं जी। अच्छा, दुनिया का पहला मीडिया सेल जो सड़क के ऊपर से कहता है हाँ जी करने हैं जी। सोशल मीडिया आपने देखा होगा, हम भी कैमरे पे बात कर रहे हैं, हमने कानों में ये हेडफोन्स लगाए हैं, कुछ 4 पैसे खर्च किए, वो ये सड़क पर खड़े होके कह रहे हैं मियां साहब। अच्छा, वो कुर्बानी वाली भी दास्तान दोबारा आने वाली है, वो फ्रीजर में से गोश्त निकलने वाला है, वो भी बताएंगे आपको। तो मेरा ख्याल है कि आज हमने जो इमरान सईद पे और नासिर भट्ट पे और जो अपने नाम नेहाद जर्नलिस्ट हैं उन पे जो उनकी तलबियां हुई हैं उस पे जो बात की है, मेरा ख्याल है कि आज नाजरीन के लिए ये काफी है। और उनको फिर एक दफा मैं आखिर में दोहरा दूं कि आज आवाजें पढ़ने का दिन था, आवाजें पढ़नी थी, फलां हाजिर हो, फलां के पैसे बंद कर दिए जाएंगे, फलां का चंदा बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं हजूर हाजिर हूँ जनाब, आपकी खबरें चला रहा हूँ। वो सड़क के दूसरी तरफ मेरी वो जो है ना वो खुद साख्ता DSNG खड़ी है और वहां से मैं चला रहा हूँ। और आप जिक्र नहीं करें। ठीक हो गया, इजाजत दीजिएगा। आपने इमदाद हुसैन शहजाद साहब के साथ गुफ्तगू सुन ली, आज कोशिश की है इख्तिसार के साथ बात की है, जो दर्द दिल है ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से वो भी आपसे डिटेल में डिस्कस किया है, और बाकी जो वहाँ जाके लूट मार जा रही है उनके चेहरे भी आपको दिखाएंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।